स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एमीन्स के बेसिसिटी के ऊपर। हमने एक सेट तैयार किया है। प्रत्येक सेट में 4 एमीन्स दिए हुए हैं। प्रत्येक सेट में आपको बताना है कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन वीकेस्ट। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ए बेसिसिटी ऑफ एमीन्स फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बेस इन गिवन एमीन्स एंड ऑल्सो अरेंज देम इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। एक सेट के अंदर 4 बेसेस दी हुई हैं। इन चारों में से कौन सा बेस स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है और इन चारों के बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये सवाल है। तो पहला सेट हमने जो तैयार किया है सेट नंबर 1, इसमें 4 बेसेस दी हुई हैं। ए ये डाईमिथाइलेमीन है, बी मिथाइल विनाइल एमीन है, सी मिथाइल इथाइन एमीन है और डी मिथाइल ट्राईफ्लोरोमेथाइल एमीन है। ये सभी बेसेस 2 डिग्री एमीन्स हैं। अब आपको बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। तो जैसा आपको पता है कि बेसिसिटी निर्धारित करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं। इसमें 2 पैरामीटर काम में मैं लाऊंगा। एक पैरामीटर है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा पैरामीटर है माइनस आई इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ए, बी, सी और डी में कॉमन क्या है, CH3 ग्रुप चारों में कॉमन है, यानी प्लस आई इफेक्ट इज द सेम। प्लस आई इफेक्ट इज द सेम। प्लस आई इफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल एमीन्स, फॉर ऑल। डिफरेंस देखिए क्या है, क्या डिफर कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट इज चेंजिंग। यहाँ दोनों प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस आई है, यहाँ एक प्लस आई है एक माइनस आई है, यहाँ पर प्लस आई है और एक माइनस आई है। तो प्लस आई इफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल। चेंज क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट इज चेंजिंग। माइनस आई इफेक्ट इज चेंजिंग। ये आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिसिटी। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिसिटी। बेसिसिटी मानी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कोऑर्डिनेशन टू प्रोटॉन। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिसिटी। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द बेसिसिटी। इस 2 एस्पेक्ट को लेकर के आपको डिसाइड करना है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, कौन वीकेस्ट होगा और इनका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये 4 बेसेस हैं, ए, बी, सी और डी है। इसमें प्लस आई इफेक्ट सभी में कॉमन है। दिस इज प्लस आई। मिथाइल का प्लस आई, दिस मिथाइल इज प्लस आई एंड दिस मिथाइल इज प्लस आई, यानी प्लस आई इफेक्ट सब में सेम है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरा भी प्लस आई है, इसमें प्लस आई इफेक्ट डबल है, इसका भी है और इसका भी है। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में है, ए में है। तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ए होगा। इसमें आई है, माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट है। अब ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। दिए गए बेस में माइनस आई का ऑर्डर क्या है। जैसे आपका CF3 है, वहाँ माइनस आई इफेक्ट ये CF3 में ग्रेटर है, यहाँ पर इथाइन से
दिस इज इथाइन ग्रुप इससे, और इथाइन का ग्रेटर है इस विनाइल से, विनाइल ग्रुप से। तो माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा है? डी में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा है? ए में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन 3 सवाल आपको करने हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, दूसरा वीकेस्ट बेस बताना है, वीकेस्ट बेस बताना है, और तीसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। तो अब आइए हम आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा पहचान कराते हैं। जैसे मालूम है कि माइनस आई इफेक्ट्स के कारण बेसिसिटी इंक्रीज करती है, तो माइनस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है। बी, सी और डी की तुलना में ए में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। अतः यह इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा और इससे प्रोटॉन से कोऑर्डिनेशन तेजी से होगा। अर्थात ए जो बेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आंसर हो गया ये। अब आपको देखना है वीकेस्ट बेस क्या है। तो वीकेस्ट बेस में क्या आपको पहचान करना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये माइनस आई इफेक्ट इसमें मैक्सिमम है। माइनस आई इफेक्ट ट्राईफ्लोरोमेथाइल ग्रुप का ज़्यादा है, इसलिए यह जो डी बेस होगा वो वीकेस्ट होगा। तो आपका डी हो गया वीकेस्ट बेस हो गया। जैसे लिखा है कि माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द बेसिसिटी, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, वीकर इज द बेस। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, इसलिए डी बेस जो है वो वीकेस्ट हो जाएगा। अब ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग होगा, ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये तो आपका वीकेस्ट है, तो इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये, फिर ये और फिर ये। ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब चलेंगे तो आपका शुरू स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ए होगा, ए के बाद कौन सा होगा? बी होगा, और बी से लेस बेसिक सी होगा, और सी से लेस बेसिक डी होगा। अब हम एरो के द्वारा भी समझा दें। ये इधर इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है माइनस प्लस आई इफेक्ट का, इधर जा रहा है लेकिन इधर माइनस आई हो रहा है। इधर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लस आई है, इधर विड्रॉ कर रहा है, यहाँ भी जा रहा है और ये विड्रॉ कर रहा है। 3 फ्लोरीन है, तो ये सबसे, एक और मैं लगा देता हूँ, ये सबसे बेसिसिटी इसकी कम होगी, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटोनेशन के बजाय स्टे करेगा यहाँ पर, तो इसलिए वीकेस्ट बेस होगा। तो डी इज द वीकेस्ट बेस, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बी एंड सी आर द इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इनके पास है। तो हम क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के लिए? हम यहाँ बना के लिख देते हैं, जगह यहाँ बना रहे हैं। तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ए हो गया, वीकेस्ट बेस हो गया डी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन का पावर। तो ए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इसके बाद नंबर आएगा बी और सी में से। तो इसका माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है sp, इसलिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तेज़ी से। sp2 लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है sp की तुलना में, इसलिए इसकी बेसिसिटी कुछ c से ज़्यादा होगी। तो b हो गया, फिर c हो गया, और d लास्ट में आएगा। यही ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो सेट नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब सेट नंबर 2 इसी पैटर्न पर हम दूसरा बना देते हैं, जिसमें CH3 कॉमन होगा। हम CH3 को सेम रखते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप्स जो है उसमें हम चेंज करेंगे। तो अब देखिए सेट 2 क्या है। आपको मैं सेट 2 दे रहा हूँ। सेट 2 में 4 बेस हम सेलेक्ट करते हैं।
मान लिया एक बेस शुरू करते हैं यहीं से। ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसको भी मैं सेकेंडरी यूज करूँगा। यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH3 कर लीजिए। फिर दूसरा बेस बनेगा एक Cl और बढ़ा दीजिए, नाइट्रोजन ऐसे, CH3 सेम होगा। फिर तीसरा कर दीजिए, तीनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ट्राइक्लोरो, ये रखिए N और CH3 कर लीजिए। और यहाँ पर D को मैं वही रखता हूँ सेम जो पहले एग्जाम्पल में है। यहाँ पर F ट्राईफ्लोरोमेथाइल, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका CH3 है। ऐसा ये इस सेट 2 के 4 बेसेस दिए हुए हैं। इसमें सभी में प्लस आई इफेक्ट सेम है। अगर इसको मार्क करें A, इसको मार्क करें B, इसको मार्क करें C, इसको मार्क करें D, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट सब में सेम है। यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट सेम है, यहाँ भी सेम है, सेम प्लस आई है, और यहाँ भी सेम प्लस आई है। क्या डिफर करता है? माइनस आई इफेक्ट डिफर कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिफर कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट जो डिफर करता है तो उसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में। पहला पॉइंट ये है, प्लस आई इफेक्ट इज द सेम, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर या माइनस आई इफेक्ट इज चेंजिंग, आई इफेक्ट इज चेंजिंग। तो माइनस आई इफेक्ट चेंज हो रहा है तो उसका ऑर्डर क्या है, किसमें ज़्यादा है? CF3, इसका माइनस आई इफेक्ट पावर ज़्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट इज इन दी ऑर्डर, तो माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा है? सबसे CF3 में ज़्यादा है, CCl3 से, और CCl3 ज़्यादा है CaCl2 से, और CaCl2 का ज़्यादा है CH2Cl से। ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। माइनस आई इफेक्ट इज इन दी ऑर्डर, ये है। तो मोर इज दी माइनस आई इफेक्ट, लेस इज दी बेसिसिटी, ये जानना चाहिए। मोर इज दी माइनस आई इफेक्ट इन बेस, लेस इज दी बेसिसिटी, याद रखना पड़ेगा, लेस इज दी बेसिसिटी, ये बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा इसमें है, प्लस आई मैक्सिमम है, प्लस आई मैक्सिमम, इसलिए सबसे वीक बेस होगा। यहाँ पर माइनस आई मिनिमम है, माइनस आई मिनिमम है, और प्लस आई इफेक्ट तो कॉमन है, सब में सेम है। ये डिफर कर रहा है, ये कम खींच रहा है, ये डबल ताकत से खींच रहा है, ये ट्रिपल ताकत से खींच रहा है, ये भी ट्रिपल ताकत से खींच रहा है, लेकिन ज़्यादा तख्ती लगा के खींच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो अब सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन पहला जो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सी होगी? तो स्ट्रॉन्ग बेस इज ए बेस स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वीकेस्ट बेस क्या होगा? वीकेस्ट बेस इज डी हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कर लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए सबसे ज़्यादा है, इसको पहले लिखिए, फिर बी को लिखिए, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ए है और वीकेस्ट बेस डी है। सी, बी और सी बीच के इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की बेसिस है। तो इस तरह से सेट 2 का सलूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक सेट हम बनाते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक बेसिस का है। तो सेट 3 हम लिखते हैं, सेट 3 इट बिलोंग्स टू हेटेरोसाइक्लिक बेसिस, इट बिलोंग्स टू हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। सेट 3 जो है हेटेरोसाइक्लिक बेसिस का है। ये तो समाप्त हो गया, इसको मिटा रहा हूं। स्टेट 3 में एक बेस है पिपरिडीन NH है, दूसरा बेस है, इसमें ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऐसा हो गया। एक ये बेस है पिरिमिडीन, और एक चौथा बेस है पायरोल, ऐसा। इसको हम नंबर करें ए, ये नंबर बी हो जाएगा, ये नंबर सी हो जाएगा, ये नंबर डी हो जाएगा। ये पिरिमिडीन है, ये पायरोल है, पायरोल, ये पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ये पिपरिडीन, दिस इज पिपरिडीन, और ये जो है ऑक्सीजोल हो जाएगा या ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सा पिपरिडीन हो जाएगा। ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सा पिपरिडीन हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको देना है कौन सा वीकेस्ट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हम पहले स्ट्रॉन्गेस्ट की चर्चा न करेंगे। देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, यह भी प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट करने के लिए अवेलेबल है, यह भी अवेलेबल है, यह भी लोन पेयर इसके पास है, यह भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं, नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। रीजन क्या है? नॉट अवेलेबल टू कोऑर्डिनेट विथ H+ आयन, नॉट अवेलेबल टू कोऑर्डिनेट विथ H+ आयन। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि यह एरोमेटिक कंपाउंड है पायरोल, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिंग नाइट्रोजन के ऊपर है, यह सेक्सटेट फॉर्म करता है, यह सेक्सटेट फॉर्म करता है, सेक्सटेट फॉर्मेशन में भाग लेता है। लोन पेयर इज यूज्ड इन सेक्सटेट फॉर्मेशन। तो जब सेक्सटेट फॉर्मेशन में भाग लेगा, यानी एरोमेटिक इसको बनाने में मदद करेगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट करने की कम होगी। तो वीकेस्ट बेस तो यही होगा। वीकेस्ट का तो आपको उत्तर मिल गया, दिस इज वीकेस्ट बेस। अब इसमें आइए, यह एरोमेटिक बेस है, एरोमेटिक बेस है, और एरोमेटिक बेस के कारण इसकी जो
बेसिसिटी होगी वह इन दोनों की तुलना में कम होगी। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है यह रिंग को ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देता है। ये नाइट्रोजन जो है ये डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है। ये रिंग के पॉई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है ज़्यादा। दो नाइट्रोजन होने की वजह से दोनों डीएक्टिवेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने लगती है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वह इसके तुलना में कम रहती है। तो ये कह सकते हैं कि बी इज मोर बेसिक देन सी है। अब ए में आइए, यहाँ पर कोई नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कोई एटम नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन करेगा क्या, यह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो खींचने का असर क्या होगा कि इस पर असर पड़ेगा, लोन पेयर पर असर पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी इसकी तुलना में कम हो जाएगी। ये खींच रहा है लोन पेयर, इसको जब खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा एक रीजन ये है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये sp3 है, दिस कार्बन इज sp3, यह कार्बन इज sp3। इसमें भी इसका जो कार्बन sp3 में है, इसका भी कार्बन sp3 में है, दोनों तो सेम कंडीशन में है। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये बॉन्डेड बॉन्ड जो बने ही डायरेक्शन में मूव वो करते हैं, शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी इसकी तुलना में कम हो जाती है। तो ए इज मोर बेसिक देन बी। और सी में क्या है, देखिए यहाँ का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो ज़्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये नाइट्रोजन के का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका खिंचाव इन सबों की तरफ ज़्यादा होता है, नंबर एक। नंबर टू कि इसमें दो हेटेरो एटम लगे हुए हैं जो डीएक्टिवेटर का काम करते हैं। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है इसकी तुलना में, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी घट जाती है। तो इस तरह का जो आंसर आपको देना है, आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा, ए पहला सवाल। दूसरा वीकेस्ट बेस आपको बताना है, ऑलरेडी चर्चा मैंने कर दिया है, वीकेस्ट बेस इज बी, नो दिस इज डी, तो डी हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए दोनों सवालों का उत्तर मैं एक ही में दे रहा हूँ। कभी कभी बेसिस दिए रहते हैं, पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए, कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि दिए गए बेस में वीकेस्ट बेस बताइए। तो कभी स्ट्रॉन्ग बेस पूछता है, कभी वीक बेस पूछता है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछता है। इन सारे प्रश्नों का सवाल मैं एक साथ दे रहा हूँ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, ए की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी बी से, बी की बेसिसिटी सी से ज़्यादा होगी और सी की बेसिसिटी डी से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये जो हेटेरोसाइक्लिक बेस है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी तरह का एक सेट और बताऊंगा, यह भी हेटेरोसाइक्लिक बेस से भी संबंधित है, ये सेट 4। सेट 4 में भी इसी तरह के सेट हैं, तीन तो 4 सेट का भी तीन तो कॉमन है, ये उसमें नहीं है, ये है वो है और एक क्विनोलिन हमने जोड़ दिया उसमें। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चार बेसिस में आपके सामने इस सेट में रखता हूँ। सेट 4 में पहला सेट है
ये बेस है पिरिडीन, दूसरा पिरिमिडीन है, दिस इज पिरिडीन, दिस इज पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। तीसरा है पायरोल और चौथा है क्विनोलिन। दिस इज पायरोल, ये आपका क्विनोलिन। सवाल तो पुराना ही है, सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे कम बेसिक, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यही पुराना सवाल है। इसको आपने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी किया, इसको डी किया। यह लिस्ट बेसिक है क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं होता, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो दिस इज लिस्ट बेसिक है। अब इन तीनों का देखिए क्या पोजीशन होती है। ये पिरिडीन है और ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन है। इसमें दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन तो सारे कार्बन्स का sp2 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 इसमें भी है, सब में, सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन्स के हैं, वो तो कॉमन है, इसलिए चर्चा नहीं करूँगा। इससे इसको देखिए क्या होगा, ये सेम है, ये सेम है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि यह नियन जो है डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटने के कारण इसके लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है ये पिरिडीन की तुलना में कम हो जाती है, पिरिडीन की तुलना में कम हो जाती है। तो इसलिए पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरिमिडीन। ये तो लिस्ट बेसिक है ही है क्योंकि इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है कोऑर्डिनेशन में, प्रोटॉन के साथ इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड नहीं करता है। अब यहाँ का नंबर देखिए, इसका नंबर क्या है? यहाँ पर भी पिरिडीन जैसी पोजीशन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है, ये जो फिनाइल रिंग है, ये -I इफेक्ट शो करती है, -I इफेक्ट, और ये भी डीएक्टिवेटर है। तो जब -I यहाँ का जो पावर है नाइट्रोजन का डीएक्टिवेशन का है तो ज़्यादा है, डीएक्टिवेटर करेक्टर इसका मोर है और इसका थोड़ा सा लेस है। तो अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे तो क्विनोलिन मोर बेसिक हो जाएगी, क्विनोलिन मोर बेसिक हो जाएगी क्योंकि डीएक्टिवेटर पावर ज़्यादा है, मोर है, और -I इफेक्ट बेंजीन का कम है, -I इफेक्ट ऑफ बेंजीन इज लेस है। तो जब लेस है तो इसके ऊपर जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। तो अब 20 और डी में तुलना करेंगे तो डी इज मोर बेसिक देन बी। तो इसका अब आप सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज ए, वीकेस्ट बेस क्या हुआ आपको पहले पता है, एज सी, पायरोल है। अब आता है बी और डी में, तो आपको बताना है कौन सा होगा। अब इसको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा? ए इज मोर बेसिक देन, इससे और इससे, तो इससे ज़्यादा बेसिक ये है तो ए के बाद डी आएगा, डी के बाद बी आएगा और बी के बाद लास्ट में सी आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है। आपके तीनों सवाल का आंसर हो गया। अब मैं अगला एक सेट बनाने जा रहा हूँ, सेट 5।
ये सेट बिलोंग करता है एरोमेटिक बेसिस से, तो दिस सेट बिलोंग्स टू एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स के मीन्स बेंजोनाइडल एमीन्स। ये तो एरोमेटिक के सभी हैं। इट बिलोंग्स टू एमीन्स containing benzene ring, containing benzene ring। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट बनाता हूँ। पहला यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर मान लिया Cl रख दिया, ये रिंग आ गया। एक यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया, NH2 हो गया। यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, NH2 हो गया। और यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यहाँ NH2 हो गया, NH2 हो गया। ये पैराक्लोरोटॉल्विन है, पैराक्लोरोटॉल्विन पैरानाइट्रो नॉट टॉल्विन, एनिलीन होगा। दिस इज एनिलीन। ये भी पैरानाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, पैराब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। और ये आर्थोनाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। पुराना सवाल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, वीकेस्ट बेस कौन सा होगा। तो इसका सलूशन डिस्कस करते समय कौन कौन से इफेक्ट आप काम में लाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिसिटी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इधर से करेगा तो ये इधर से हो जाएगा, इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ऐसे ये भी करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ऐसा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी। यह भी माने साइड इफेक्ट शो करेगा, ये ऐसे खींचेगा, इसका भी वही पोजीशन है। और यहाँ पर एक इफेक्ट काम आता है, आर्थो इफेक्ट की वजह से ये वीकेस्ट बेस हो जाएगा। वीकेस्ट बेस याद रखना चाहिए कि जहाँ पर आर्थो इफेक्ट होता है, कोई भी एमीन एरोमेटिक एमीन हो जिसमें बेंजीन हो और आर्थो सब्सिक्वेंट पर, आर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों में से कोई हो तो वह वीक होता है। कारण क्या है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है और स्टेरिक हाई हिंड्रेंस काम करने की वजह से इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है। हम बना के दिखा दें आपको। ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ निगेटिव हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, ऐसे NH2 प्लस हो जाता है। और यह एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज वन ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये वन ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। आप बना के देख लीजिएगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब होता क्या है कि कोई भी बेस अगर प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट करेगा, लोन पेयर अगर ये प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट प्रोटोनेट होना है इसको, तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ पर तो आएगा तो रिपल्सन होगा, दिस इज रिपल्सन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिपल्सन होगा,
रिपल्सन होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोऑर्डिनेशन तो ही होना प्रोटॉन का। तो अब ये वो पोजीशन बनती नहीं, प्रोटॉन तो आ रहा है लेकिन रिपल्सन हो रहा है, प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, इस चीज से अट्रैक्शन हो रहा, अट्रैक्शन हो रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? रिजोनेंस की वजह से। रिजोनेंस ने प्रोटोनेशन को इनहिबिट कर दिया। रिजोनेंस ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर है उसके प्रोटोनेशन को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि रिजोनेंस के कारण ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसकी वजह से इसमें डाइपोल स्ट्रक्चर बन गया, और प्रोटॉन आएगा तो यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाएगा, सिमिलर चार्ज बनने की वजह से रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ से उसका अट्रैक्शन हो सकता है। और दूसरा फंडामेंटल चीज़ क्या यह है कि इसके आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इनके बीच भी रिपल्सन होता है ऐसे। तो एक फंडामेंटल चीज़ जानना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो अथवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये याद रखना चाहिए कि हमेशा बेस जो है वीकर होती है। तो वीकेस्ट बेस जो है आपका ये हो जाएगा, अगर इसको डी माने, इसको सी माने, इसको बी कर लें, इसको ए कर लें, तो माइनस आई इफेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वह वीक होगा। तो पहला पॉइंट ये रखना है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स is always weaker than other anilines, other isomeric और नॉन आइसोमेरिक एनिलीन्स। आइसोमेरिक हो या नॉन आइसोमेरिक हो, नॉन आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब होता है आर्थो मेटा पैरा, इसमें सभी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स इज ऑलवेज वीकर देन अदर आइसोमेरिक ऑब्लिक नॉन आइसोमेरिक एनिलीन्स बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट, ये आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस के केस में बेसिसिटी कम होता है, लेकिन अगर यही एसिड होता तो एसिडिशन बढ़ जाती आर्थो इफेक्ट की वजह से। खैर वो प्रकरण नहीं है, हमें तो बेसिसिटी बताना है इस जगह पर। और जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, ये तो संयोग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता तो भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बेसिसिटी ऑलवेज वीकेस्ट होती है। तो ये सोल्यूशन तो मिल गया डी का। अब आइए तो एक्सप्लेनेशन का जो दूसरा बिंदु है वो इस प्रकार है। इसमें हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर Cl है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसका बेसिक पावर इसकी तुलना में कम होगा। और यहाँ पर इसकी और कम होगा क्योंकि यह आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो यह ज़्यादा रिजोनेंस में भाग लेगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और ये क्या है, यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग तो है, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट में आता है, लेकिन आर्थो और पैरा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो करता है। इसके तुलना में यहाँ पर डेंसिटी जो है थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो हम शुरू करते हैं। वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, तो लिखिए वीकेस्ट बेस, देखिए नो, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर हम देखें तो किसको मानेंगे, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए यह ज़्यादा खींचेगा, अवेलेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, ये कम खींचेगा, इसलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस सी होगा। वीकेस्ट बेस क्या होगा, वीकेस्ट बेस आपका डी होगा, आर्थो वाला। अब तुलना करिए इसमें और इसमें, तुलना करिए ए और बी में, तो आप जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और यह माइनस आई शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो है ये डोमिनेट करता है ओवर
माइनस आई इफेक्ट के। तो जब ये डोमिनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तो पहले ज़्यादा जो होगा उसका लिखेंगे, तो सी बड़ा है, सी के बाद आता है ए के बाद आता है बी, और ये सबसे कम होगा डी आर्थो इफेक्ट की वजह से। ये इसका ऑर्डर है, सी ए बी और डी। ये देख लीजिएगा। एक सेट और मैं बना देता हूँ। या वन मोर सेट, सेट 6। ये अल्काइल एमीन से संबंधित है। दिस इज सेट 6। आपको बताना है इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट 4 एमीन्स आर गिवन एज 4 एमीन्स और 4 एमीन्स कौन कौन सा है? ये आपका CH3 NH2 है, मिथाइल एमीन है। CH3 NH सेकेंडरी एमीन, डाइमिथाइल एमीन है। फिर CH3 N ट्राइमिथाइल एमीन है, और चौथा है अमोनिया। ये 4 बेसिस दिए हुए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ये सभी गैसियस स्टेट में हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा, नो सॉल्वेंट इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर अपार्ट होते हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता, वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बताना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस AC। क्यों? यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 इंटू माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 3 इंटू माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर नो प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा बेसिफिकेशन ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा है। इसलिए यह जो आपका सी है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें यही होगा, तो इस सी हो गया। फिर वीकेस्ट का क्या है? वीकेस्ट में अमोनिया आएगा, जिसे डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आई इफेक्ट नहीं, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यानी बेसिसिटी को इंक्रीज करने का फैक्टर उसमें एब्सेंट है, इसलिए वो वीकेस्ट होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड अमोनिया आएगा। तो आपको करना पड़ेगा, पहले सी ज़्यादा है 3 डिग्री का है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर डी आएगा। यानी अमोनिया लीस्ट बेसिक है और ट्राइमिथाइलेमीन स्ट्रॉन्ग बेसिक। इसी सेट को अगर हम चेंज कर दें, इन एक्वस सोल्यूशन अगर हम इसी की चर्चा करें और एक सेट बना दें, वन मोर सेट 7 सेट कर दें, तो यह इन एक्वस सोल्यूशन इसका क्या बनता है? इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, यानी वाटर में इनको रखा गया 4 बेसेज और एक्वस स्टेट में है। अब एक्वस स्टेट में कौन कौन से फैक्टर्स काम करने लगते हैं? एक्वस स्टेट में जानते होंगे कि जब कोई सोल्यूशन या कोई भी गैस सोल्यूशन की फॉर्म में आती है तो उसमें डिजॉल्व करती है, तो उसमें कई फैक्टर्स साथ में आ जाते हैं। एक सॉल्वेशन का इफेक्ट काम करता है,
और वो मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे और गैसियस स्टेट में सोल्यूशन फेज में पास पास आ जाते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करने लगता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर काम करता है वो प्लस आई इफेक्ट फैक्टर तो दिख रहा है लेकिन काम नहीं करता। यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो स्टेरिक फैक्टर इफेक्टिव होता है, स्टेरिक एंड सॉल्वेंट इफेक्ट। इफेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सोल्यूशन फेज में मॉलिक्यूल्स दूर निकट आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब इसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो हो जाएगा आपका, दिस इज बी डाइमिथाइल एनिलीन। वीकेस्ट हो जाएगा आपका ये ट्राइमिथाइल एनिलीन, दिस इज सी, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। और जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये आपका सी और सी है, ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ एच ऐसे, एक ऐसे सी जरा लगेगा, एच होगा ऐसे होगा, ऐसा। ये तो मैंने आपको देखने के लिए बना दिया। होगा क्या कि और क्लोजर हो जाते हैं, ये स्टेरिक इफेक्ट काम करने लगता है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का अप्रोच यहाँ हो नहीं पाता। प्रोटॉन का भी एस ऑर्बिटल है, वो भी अपनी एस ऑर्बिटल के साथ आता है, तो यहाँ पहुँच नहीं पाता है। देखने में बोर्ड पर तो लगा पहुँच जाएगा, जगह खाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वीकेस्ट बेस आपका ये हो गया। अब ऑर्डर देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। बी के बाद आता है ए के बाद आएगा डी, अमोनिया आएगा, और सबसे बाद में सी आएगा। ये इसका ऑर्डर है। तो इस तरह से आपको मैंने 7 सेट बता दिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ अलग से डिटेल में पढ़ाया है। अब इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को सबमिट किया हूँ। ये बड़ा ही यूज़फुल है और आशा करता हूँ कि आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।